फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वीडियो में देखा हुआ था, अगर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर रैनकाइन साइकिल को लेकर, तो अब हम लोग देखते हैं कि उस रैनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कॉमन टर्म्स यूज होते हैं, जैसे आपका स्टीम कंजप्शन रेट कितना है, हीट रेट कितना है, ये सब चीजें। तो हम लोग चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चीजों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मुझे एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हमारा जो एक ब्लॉक डायग्राम था, ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या क्या था। देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास बॉयलर था। बॉयलर के बाद यहाँ से आपका लगा हुआ था टरबाइन। टरबाइन के बाद यहाँ से लगा हुआ था आपका कंडेंसर, और कंडेंसर से फाइनली आपका यहाँ कनेक्टेड था पंप। ये आपका इस तरीके से कुछ साइकिल चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग रैनकाइन साइकिल की बात करते हैं, तो रैनकाइन साइकिल में बेसिकली आपको ज्यादातर जो यूज होने वाला है दैट इज द टीएस डायग्राम। और टीएस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा। ये आपका डोम है, और इस डोम में अगर हम लोग टीएस डायग्राम को लेकर बात करें तो ये देखिए आपका कर्व किस तरीके से दिखेगा। ये आपका ऐसा गया हुआ था। ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को फटाफट बना रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए, ये हमारे पास जो साइकिल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका 1 2 3 4। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये थर्ड है, और ये जो हमारे पास है दैट इज द फोर्थ। ठीक है, अभी क्या कि देखिए मुझे एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी निकालने से पहले देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए बॉयलर के अंदर होता क्या है, हीट सप्लाई होता है। टरबाइन के अंदर आपका क्या होता है, वर्क आउटपुट होता है। कंडेंसर के अंदर आपका क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पंप को लेकर, तो ये आपका क्या है, पंप में वर्क इनपुट होता है। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये चार चीजें हैं। तो हमें क्या करना है, पहले इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करना है। इन चीजों को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, नो डाउट हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा हुआ है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया हुआ है फॉर द ओपन सिस्टम। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, बॉयलर है, टरबाइन है, कंडेंसर है या पंप है, ये सब के सब जो डिवाइसेस लगे हैं दैट ऑल आर दी ओपन सिस्टम। और ये अगर आपके पूरे के पूरे ओपन सिस्टम है, तो यहाँ पर हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए फॉर द बॉयलर के लिए, ठीक है, फॉर द बॉयलर। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस भी नहीं, 1 से 2 सीधा डायरेक्ट लिखता हूं, और 1 से 2 आपको क्या शो कर रहा है, दिस इज द बॉयलर। और बॉयलर के अगर हम लोग बॉयलर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इन चीजों को। ये देखिएगा, जो बॉयलर का मैं आपको निकाल रहा हूँ, ये लास्ट ईयर एसएससी जेईई के एग्जाम से पूछा हुआ है। टरबाइन के बारे में भी पूछा हुआ है, किसी के बारे में भी पूछे, यहाँ पर हम लोग ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं आपको हर चीज का कैलकुलेट करना नहीं बताऊंगा। एक बार आप समझ लीजिए कि कैसे निकलता है, बाकी चीजों को आप देख कर ही बता दोगे किस तरीके से। पहले देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए बॉयलर की बात कर रहा हूं, तो बॉयलर के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, सब ओपन सिस्टम है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ये अगर हम लोग बात करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए, तो क्या इक्वेशन निकल कर आता है, दैट इज द H1 प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे अगर हम लोग देखिए तो दैट इज GZ1। आपने शायद 2000 और 1000 लिखा होगा, जो कि हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। प्लस यहाँ पर आपका क्या हुआ था, हीट। ठीक है, तो ये हम आपको आया हुआ है दैट इज इक्वल टू। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट के लिए, तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा H2 प्लस ये हमको मिलेगा क्या, V2 स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, GZ2 प्लस ये अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, DW। कहानी कुछ क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन था। तो अगर मान लीजिए कि मैं बॉयलर के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो बॉयलर के केस पे देखिए क्या क्या है, कुछ चीजों को यहाँ पर आपको डेफिनेटली नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग जीरो करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं किया है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि इस बॉयलर के जो इनलेट पे वेलोसिटी और जो एक्सिट पे वेलोसिटी है, मतलब ये दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है
वो आपको जीरो मिलेगा। इसी तरीके से आप बोल सकते हो क्या कि जो चेंज इन प्रेशर एनर्जी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो अगेन ये आपका चेंज इन प्रेशर एनर्जी यहाँ पर जीरो है, ना कि प्रेशर एनर्जी जीरो है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की कहानी खत्म, प्रेशर एनर्जी की कहानी खत्म। तो फाइनली आप देखोगे तो ये टर्म्स हमको मिला। अब ये बताइए कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वर्क को लेकर, तो क्या मुझे बॉयलर से कोई वर्क मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कई लोग इसीलिए कंफ्यूज होते हैं, कई लोगों को ये बहुत बड़ा डाउट है कि कौन से डिवाइसेस से वर्क मिलता है नहीं मिलता, वो चीज क्लियर ही नहीं हो पाता है। मैंने थर्मोडायनेमिक्स में भी इस चीज को काफी डिटेल में बताया हुआ है। देखिए, अगर आपको कभी भी वर्क इंटरेक्शन को चेक करना है तो वर्क इंटरेक्शन के लिए आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी अगर आपकी डिवाइस या बॉडी है, अगर उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स आपको दिखता है तो वहां पर डेफिनेटली वर्क का इंटरेक्शन होगा। जैसे टरबाइन की बात करें, मूविंग पार्ट्स है, डेफिनेटली तो वर्क का इंटरेक्शन होगा। और आपका टरबाइन क्या करता है, शाफ्ट रोटेट करता है तो वर्क आउटपुट देता है तो वर्क मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं कंप्रेसर की बात करूं तो कंप्रेसर में हम लोग वर्क इनपुट देते हैं, उसके अंदर भी शाफ्ट ब्लेड घूमते हैं, तो नो डाउट कंप्रेसर के साथ भी वर्क का इंटरेक्शन होगा। पंप की बात करेंगे, पंप के साथ भी आपका क्या होगा, वर्क का इंटरेक्शन होगा। हीट सप्लाई, जैसे बॉयलर की बात करते हैं, क्या आपको बॉयलर के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो आपका बॉयलर होता है, बॉयलर के केस में वर्क का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको वर्क डन जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये हमने लिखा यहाँ पर H1 प्लस ये हमने क्या लिखा है D ऑफ Q इक्वल टू ये हमारे पास क्या मिला H2। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए हीट सप्लाई निकालना है तो DQ, तो DQ इक्वल टू आपको क्या मिल गया, दैट इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्या है, बॉयलर के लिए आया हुआ है। तो अगर हमसे कोई बॉयलर के लिए पूछे कि बॉयलर में हीट सप्लाई कितना हो रहा है, तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं H2 माइनस H1। अब ये जो हर डिवाइस है, ये हर डिवाइस आपका क्या है, मतलब टरबाइन, कंडेंसर और पंप सब ओपन सिस्टम है, तो ये सब में हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अप्लाई करने के बाद आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा और चीजें आप बिल्कुल देख कर लिख सकते हो। किस तरीके से, देखिए यहां पर आपका बॉयलर है, ये बताइए H1 अगर मैं इसको लेता हूं, इसको H2 ले लेता हूं, तो यहां पर जब आप हीट इनपुट कर रहे हो तो H मतलब है एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब आप बोल सकते हो टोटल एनर्जी जो होती है। तो यहां पर जब ये H1 से एंटर कर रहा है और इसको और एनर्जी मिल गई, एंथैल्पी और मिला मतलब और एनर्जी मिल गई, तो ये फाइनली कहां से एग्जिट किया, H2 से। तो यहां पे अगर आप बात करोगे एंथैल्पी को लेकर, तो इस एंथैल्पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1, यही तो लिखेंगे। तो यहां पर H2 बड़ा है तो सीधा सीधा आपसे जैसे बॉयलर के लिए बोला, तो बॉयलर के लिए हमने क्या किया, H2 माइनस H1 लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं टरबाइन को लेकर बात करूं 2 से 3, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं 2 से 3 हमको क्या मिला हुआ है, टरबाइन। अब टरबाइन के बारे में आपको लिखना है तो ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट इतना ध्यान रखना कि टरबाइन हम लोग क्या है, इंसुलेटेड मानते हैं, तो इसमें कोई भी आपका हीट का इंटरेक्शन तो मिलेगा नहीं, केवल और केवल वर्क का इंटरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 2 से 3 को लेकर, तो 2 से 3 आपका मिला हुआ है टरबाइन, और टरबाइन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं इस केस में, बताओ। तो यही आपको कहानी करना है, और जब आप यही कहानी करोगे तो इस चीज को क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, टरबाइन वर्क जो हमको मिला हुआ है, तो टरबाइन वर्क देखो H2 बड़ा होगा कि H3 बड़ा होगा, बताइए। यहाँ पे आप H2 से तो आए हो, लेकिन यहाँ पर वर्क और टरबाइन वर्क तो निकल गया है ना, और टरबाइन वर्क निकलने के बाद फिर वो H3 में एंटर किया है। तो यहाँ पे अगर मैं टरबाइन वर्क के बारे में बोलूँ तो H2 माइनस H3 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलेगा H2 माइनस H3। कहानी कुछ समझ में आया, ये जो हमको मिला हुआ है टरबाइन के लिए, ये आपको क्या मिला है, H2 माइनस H3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देखो कंडेंसर को लेकर, तो कंडेंसर के केस में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं जो आपका 3 to 4 है, तो 3 to 4 यहाँ लिखते हैं। 3 to 4 हमारे पास क्या आया हुआ है, कंडेंसर। तो अगर ये हमारे पास कंडेंसर दिखा रहा है तो इसका बताइए इसमें क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो अगर मैं हीट रिजेक्शन की बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, 3 to 4 जो आपको मिला हुआ वो कंडेंसर है, वो कंडेंसर से आपका क्या है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। हीट रिजेक्ट हो रहा है तो ये आपका देखो H3 है और ये आपका H4 है। तो जब आपका H3 से आ रहा है तो बताओ H3 बड़ा होगा कि H4 बड़ा होगा। H3 से तो आया लेकिन हीट तो रिजेक्ट कर दिया है ना, तो इसकी तो एनर्जी है ये तो कम हो गई।
तो फाइनली जो H4 पे गया तो डेफिनेटली आप यहाँ बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर H3 इज ग्रेटर देन H4 होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा कंडेंसर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, H3 माइनस H4। ये सब कहां से आ रहा है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ही आ रहा है, कोई तोप काम नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है सब वहीं से निकल कर आ रहा है, लेकिन अब मैं चीजों को डायरेक्ट लिख रहा हूं। और यही जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पे यहाँ पर लिख रहा हूं, ये एसएससी जी के एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी हम लोग अभी एफिशिएंसी निकालने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में भी ये सब चीजों का यूज होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए 4 to 1। 4 to 1 आपका क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो पंप है। जो 4 to 1 अगर हमको दिख रहा है तो 4 to 1 हमारे पास क्या है, पंप। इसमें हमारा वर्क इनपुट हो रहा है। अब ये बताओ H1 बड़ा होगा कि H4 बड़ा होगा। H4 से आया, वर्क इनपुट दे रहा है, फिर 1 पे गया है, तो डेफिनेटली H1 इज ग्रेटर देन H4 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पंप वर्क की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारे पास पंप वर्क है दैट इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, H1 माइनस H4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, H1 माइनस H4। कहानी कुछ क्लियर है, तो ये चीजों को समझिएगा। तो 1 से 2 आपका बॉयलर है, फिर टरबाइन है, फिर कंडेंसर है, फिर आपका पंप है। तो ये जो चारों चीजें निकल कर आई, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो अब आप क्या बॉयलर के केस पे भी डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, सीधा सीधा H2 माइनस H1। अब देखिए यहाँ पर मुझे फाइनली निकालना है एफिशिएंसी, और अगर मुझे एफिशिएंसी निकालना है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमको पता है कि इन चीजों में अगर मुझे एफिशिएंसी कैलकुलेट करना हो तो हम लोग एफिशिएंसी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग टर्म्स निकालते हैं, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल, ठीक है। तो एफिशिएंसी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, दैट इज आउटपुट बाय इनपुट। यही तो होता है जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है, आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ से कुल मिला के अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट क्या आपको मिल रहा है, टरबाइन वर्क मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने एफिशिएंसी में आउटपुट के लिए क्या लिख दिया, दैट इज इक्वल टू टरबाइन वर्क। अगर मैं इनपुट को लेकर बात करूं तो इनपुट हमको क्या मिल रहा है, डेफिनेटली आप देखोगे तो इनपुट हमारे पास क्या है, सप्लाई है आपका। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करूं तो ये हमारे पास इनपुट क्या है, हीट सप्लाई। कहानी क्लियर है, अच्छा। और ये जो मेरे पास आउटपुट है, क्या मैं आउटपुट को ये डब्ल्यू नेट भी तो लिख सकता हूँ। देखो टरबाइन वर्क तो मिल रहा है लेकिन पंप भी तो ले रहा है। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, फिलहाल मैं अभी डब्ल्यू नेट लिखता हूँ, ठीक है। और डब्ल्यू नेट और ये आपका क्यू सप्लाई। डब्ल्यू नेट क्यों लिखा हूं, क्योंकि टरबाइन वर्क तो दे ही रहा है, हालांकि इसमें पंप वर्क बहुत कम होता है, तो समटाइम्स पंप वर्क को नेगलेक्ट भी मान लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कंसीडर करके लिख देता हूं। बाकी नेगलेक्ट मानना हो तो वो हम लोग कर ही लेंगे। तो ये आपको दिखेगा टरबाइन वर्क माइनस ऑफ पंप वर्क, क्योंकि पंप कुछ वर्क आपका कंज्यूम कर लेगा, और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, हीट सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस एफिशिएंसी को अगर कैलकुलेट करूं तो सीधा सीधा हमको दिख गया। तो सीधी बात है कि एक हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया, इसको अगर मैं एंथैल्पी के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो बिल्कुल लिख सकता हूं। किस तरीके से, टरबाइन वर्क हमारे पास आया हुआ डेट इज द H2 माइनस H3। तो ये हमको मिलेगा क्या, H2 माइनस H3, ठीक है। माइनस पंप वर्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो पंप वर्क हमको कितना मिल रहा है, H1 माइनस H4। तो ये हमको मिलेगा क्या, H1 माइनस H4, ठीक है, डिवाइड बाई हीट सप्लाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो हीट सप्लाई आपको मिल रहा है कितना, यही तो है आपका हीट सप्लाई, H2 माइनस H1। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, दैट इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये हमको जो टर्म्स मिला हुआ है, दिस इज टर्म्स फॉर द एफिशिएंसी। तो कहानी आपको कुछ क्लियर हुआ, जो चीजों को लेकर हमने बात किया हुआ है। तो ये सब जो हमारे पास टर्म्स आए, इन चीजों को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, बट टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल नॉर्मल वे में बता रहा हूं, और इसमें कोई ऐसा कोई तो चीज मैंने नहीं बताया, ठीक है। कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो था अभी तक हमने क्या निकाला, एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, ये भी आपके यूज होते हैं। एक तो आपका है स्टीम कंजप्शन रेट की बात हो रही है, और एक आपका हीट रेट की बात हो रही है। तो एक बार हम लोग समझते हैं कि स्टीम कंजप्शन रेट क्या होगा और हीट रेट क्या होगा। तो चलिए सबसे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टीम कंजप्शन रेट। इसी को हम लोग और बोलते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, ठीक है। ये जो मैंने टर्म्स लिखा हुआ है इसी पे बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकेंड टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म था जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज द एफिशिएंसी। सेकेंड टर्म्स की बात कर रहा हूं, स्टीम कंजप्शन रेट। सेकेंड टर्म्स हमारे पास क्या दिख रहा है, स्टीम कंजप्शन रेट, ठीक है।
अच्छा, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। ठीक है, इस पे हम लोग देखते हैं क्या चीजें होगी। तो स्टीम कंजप्शन रेट, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। तो चलिए इसको एक बार हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे पास होता क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखोगे तो एसएससी भी बोलते हैं, दिख रहा है स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। तो ये हमारे पास है एसएससी। ये एक्चुअली होता क्या चीज है, सीधी सी बात ये है कि ये आप देखो यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, ये जो आपका टरबाइन है ना, इस टरबाइन से 1 किलोवाट पावर आउटपुट अगर मुझे चाहिए, क्या बोल रहा हूं, इस टरबाइन से अगर मुझे 1 किलोवाट की पावर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए मुझे इसे कितना स्टीम सप्लाई करना पड़ेगा। डेफिनेटली स्टीम हम लोग टरबाइन को दे रहे हैं, तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं क्या, द अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर आउटपुट। ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ स्टीम इज कॉल्ड स्टीम कंजप्शन रेट या स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। ठीक है, और इसको अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 3600 डिवाइड बाय W ऑफ नेट। ठीक है, ये है। इसकी अगर आप यूनिट पे जाओगे तो यूनिट इसका निकल कर आता है केजी पर किलोवाट आवर। ठीक है, आप समझ सकते हो किस तरीके से 3600 कहां से आया हुआ है, कुछ नहीं है, सेकंड को घंटे में कन्वर्ट किया हुआ है। 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर आउटपुट के लिए जितना केजी ऑफ स्टीम का नीड होगा, दैट इज कॉल्ड स्टीम कंजप्शन रेट या स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक हीट रेट है, हीट रेट भी बिल्कुल इसी का सिमिलर टाइप है, बट नाम से ही दोनों को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो स्टीम कंजप्शन रेट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर, अमाउंट ऑफ स्टीम required to produce 1 kilowatt power output, 1 kilowatt power output। कहानी कुछ समझ में आया, अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर आउटपुट। तो ये जो हमको मिला स्टीम कंजप्शन रेट की कहानी मिली है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड हमको क्या मिला हुआ है, दैट इज द हीट रेट। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड हीट रेट, और इसको हम लोग समझना है बिल्कुल वही चीज। अब ये बताओ हीट रेट क्या है, ये भी 1 किलोवाट पावर आउटपुट के लिए ही होगा। ये जो मैं हीट रेट की बात कर रहा हूँ ये भी 1 किलोवाट पावर आउटपुट के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें हीट सप्लाई करना है। अब ये बताओ हीट सप्लाई किसको करोगे, टरबाइन को करेंगे कि बॉयलर को, डेफिनेटली बॉयलर को करना है। तो हीट रेट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो सीधा सीधा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट इज द amount of heat required to produce 1 kilowatt power output, 1 kilowatt power output। ठीक है, कहानी कुछ समझ में आया। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर आउटपुट, ये जो आपको मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं हीट रेट। तो ये दोनों के बीच में आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है। हीट रेट का मतलब क्या, देखो दोनों 1 किलोवाट पावर आउटपुट, 1 किलोवाट पावर आउटपुट आपको टरबाइन से मिलेगा। आपको जब बोलता है स्टीम कंजप्शन रेट की बात करता है तो आपको क्या करेगा, इसमें स्टीम देना, स्टीम किसको दोगे, टरबाइन को दोगे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है क्या कि हीट रेट की बात कर रहा है तो अगेन 1 किलोवाट पावर आउटपुट के लिए जितना आपको हीट सप्लाई करना पड़े, हीट सप्लाई किसको करोगे, डेफिनेटली बॉयलर को करोगे, तो यहाँ पर आपको मिल गया हीट रेट। तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया, चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं तो फिलहाल इसको हम लोग लिखते हैं HR, दैट इज कॉल्ड हीट रेट। और हीट रेट को अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हीट रेट इक्वल टू हमको क्या मिलेगा बताइए। इस केस में अगर हम लोग देखें तो हीट रेट में कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर आउटपुट, तो हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर आउटपुट, तो W नेट मैंने लिखा हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि पावर आउटपुट बोला हुआ है, तो देखो सीधी सी बात है, मैं दोनों के यूनिट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। अगर आप नीचे पावर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या है, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर m डॉट अगर आप करोगे इंटू QS तो ये आपका बन जाएगा क्या, जूल में यूनिट आ जाएगा, और डिवाइड बाय W नेट भी है तो ये भी आपको क्या है, सेम आपका यूनिट आ जाएगा। तो अगर W नेट की बात करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा।
दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? तो जो आपको हीट रेट मिला हुआ है, हीट रेट आपको क्या मिला हुआ है, Q सप्लाई डिवाइड बाई W नेट। ठीक है, कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, हीट रेट की जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं Q सप्लाई डिवाइड बाई W नेट। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है फाइनली, ये अगर आप देखो Q सप्लाई डिवाइड बाई W नेट, अगर इस किनारियों में बात करूं तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एफिशिएंसी का उल्टा है ये। अगर मैं हीट रेट की बात कर रहा हूं तो ये क्या है, आपको एफिशिएंसी का उल्टा है दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये जो हमारे पास हीट रेट है, ये जो हम लोग अगर बात कर रहे हैं हीट रेट, दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी का अपोजिट है। ठीक है, सीधी सी बात है, मतलब जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगा उतना हीट रेट कम होगा। आप फिजिकली भी सोचिए कि अगर यहाँ पे मुझे इस एफिशिएंसी को कम करना है, या एफिशिएंसी डेफिनेटली कोई कम करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर हीट रेट अगर आप बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और एफिशिएंसी अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो तो हीट रेट आपको कम करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर हीट सप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कॉमन टर्म्स थे जिसको लेकर हमने बात किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास अलग अलग जो चीजें हमको दिख रही है, तो पहला जैसे ये ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद ये जो चीजें हमने डिस्कस की, कुल मिला के पहला टर्म्स हमने एफिशिएंसी को लेके बात किया है। जैसा हम लोग नॉर्मल जानते हैं आउटपुट बाय इनपुट होता है, बिल्कुल उसी बेसिस पे हमने एफिशिएंसी को डिफाइन किया है। सेकंड टर्म्स आपका डिफाइन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टीम कंजप्शन रेट, उसी को हम लोग स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट टरबाइन से पावर आउटपुट के लिए जितना अमाउंट ऑफ स्टीम को सप्लाई करना पड़ रहा है, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका है ये। डब्ल्यू नेट आप निकाल चुके हैं या निकाल लोगे और वहां से 3600 डिवाइड बाई करोगे, इसकी यूनिट आएगी। इसकी यूनिट का आपको फिजिकल मीनिंग 3600 क्यों आया हुआ है, कुछ नहीं है, किलोवाट ही, किलो जूल पर सेकेंड है, उस सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर आउटपुट के लिए जितना अमाउंट ऑफ या जितना केजी आपको स्टीम का रिक्वायरमेंट हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर आउटपुट, जो कि इसका फिजिकल था। हीट रेट की बात कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ heat required to produce 1 kilowatt power output, तो amount of heat required to produce 1 kilowatt power output, W net है तो दोनों को बैलेंस करोगे तो आपको amount of heat required to produce 1 kilowatt power output होगा। और यहाँ पे अगर मैं हीट रिजेक्शंस की बात करूँ तो ये क्या है, एफिशिएंसी का अपोजिट है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये कुछ चीजें थी, छोटी चीजें थी जिसको लेकर हमने बात किया हुआ है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वहां से ये सब चीजें आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, या समटाइम्स आपको डेटा दे देगा और उस डेटा को पुट करके हमें ये सब वैल्यू निकालनी रहती है। क्लियर है? तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको डेफिनेटली ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।